वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सार्थक, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स। और अब तक जो 20 लेसन हम देख चुके हैं उसके अंदर हमने 1 जनवरी 2019 से लेकर 24 मई 2019 तक का जितना भी करंट अफेयर का मैटर था तो वो सब हमने वहाँ पर कवर कर लिया है। तो आई होप ये लेसन देखने से पहले आपने वो बाकी के सारे लेसन यहाँ पर देख लिए हो। तो इस लेसन के अंदर हम उसके आगे से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्यूचर के अंदर भी ऐसे ही यहाँ पर अच्छे अच्छे वीडियोस यहाँ पर मिलते रहें और आपका जितना भी सिलेबस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो है ओंगलो से रिलेटेड। तो ये आपसे नाम देके पूछा जा सकता है कि ये क्यों न्यूज़ में था एंड इसका क्या काम है। तो ओंगलो यहाँ पर क्या था, इट इज़ एन इंडिजिनस कैटल ब्रीड, मतलब गाय की एक ब्रीड है, डेट ओरिजिनेट फ्रॉम प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से यहाँ पर ये ओरिजिनेट होकर आती है। तो हुआ क्या था, बेसिकली जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, जो वेंकैया नायडू जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। किसके लिए? इस जो स्पीसीज़ है, ये ओंगलो जो कैटल ब्रीड की जो स्पीसीज़ है, तो इसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए यहाँ पर न्यूज़ में था। एंड एक अभी आपने यहाँ पर सुना होगा जो बजट अभी 2020 का निकला था, इसके अंदर बताया गया था कि ये जो फुट एंड माउथ डिजीज़ है उसको यहाँ पर दूर करने का प्रोग्राम बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2025 तक। तो होता क्या है कि ये जो ब्रीड होती है, ये जो कैटल ब्रीड है ओंगलो, इसके अंदर ये जो बीमारी है, ये इसके अंदर खुद ही इतनी क्षमता होती है कि उस बीमारी से ये लड़ सके, मतलब उसको ये रेजिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड करती है। एंड इसके अलावा ये जो स्पीसीज़ है, ये जो ब्रीड है ओंगलो वाली, तो ये बुल फाइट के अंदर भी यूज़ होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कौन सी मूवी थी वो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो उसके अंदर जो बुल रेसिंग होती है, तो वैसे ही मैक्सिको के अंदर बुल फाइट जो होती है, तो वहाँ पर भी जो ओंगलो जो कैटल ब्रीड है ये यहाँ पर यूज़ होती है, क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रेंथ रहती है, मतलब जो ताकत रहती है, काफ़ी ज़्यादा रहती है। काफ़ी ज़्यादा गुस्सेले स्वभाव के होते हैं, मतलब इनका जो एग्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करने के यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पर प्रोग्राम चलाया था। तो आपको ध्यान रखना, ये आंध्र प्रदेश से ओरिजिनेट होती है एंड जो ब्रीड का नाम है ये है ओंगलो। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड। तो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर अपने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट विल ट्रेन एंड सर्टिफाइड अबाउट 15,000 पीपल ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल बाय 2022। जैसा कि देखा जाता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसके बारे में कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा जो जॉब्स है उनको यहाँ पर छीन लेगी। एंड आपने सुना होगा जब कंप्यूटर नए नए आए थे तो लोगों ने बोला था कि 10 लोगों का काम एक ही कंप्यूटर कर देगा, तो 10 लोगों की नौकरी चल जाएगी। ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप सुनते हैं कि ऑटोमेशन की तरफ हर जो सेक्टर है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफ़ी ज़्यादा लोगों की यहाँ पर नौकरी जाएगी। लेकिन आज हम देख सकते हैं कंप्यूटर की वजह से ही कितने सारे लोगों को यहाँ पर नौकरी मिल रही है। कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट बनाने वाले, कंप्यूटर को रिपेयर करने वाले, साइबर कैफ़े वाले, ई मित्र वाले, तो एक कंप्यूटर ने कितने लोगों को यहाँ पर रोजगार दे दिया है। तो वैसे ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपको उस फील्ड के अंदर यहाँ पर डेवलप करना पड़ेगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद बहुत सारी यहाँ पर जॉब्स यहाँ पर क्रिएट कर देगा। देन इसके अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट है वो हमें यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस करेगा। इसके अलावा मशीन लर्निंग क्या होती है, इसके अलावा डाटा साइंस वगैरह क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, डाटा माइनिंग क्या होती है, तो इन सब के बारे में माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर जो पर्सनल है उनको यहाँ पर ट्रेन करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि किसने यहाँ पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो। तो आपको ध्यान रखना है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यहाँ पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास खोया पाया पोर्टल से रिलेटेड। तो खोया पाया पोर्टल क्या है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो लोग खो जाते हैं उनको पाने के लिए ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो वेब प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू डायरेक्टली रिपोर्ट, ट्रैक एंड अपलोड इन्फॉर्मेशन ऑन मिसिंग चिल्ड्रन। तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जिसमें बच्चों को यहाँ पर उठा लिया जाता है और उनको काफ़ी ज़्यादा जो गंदे धंधे हैं या फिर इसके अलावा चाइल्ड लेबर है उसके अंदर यहाँ पर धकेल दिया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर ये पोर्टल बनाई गई है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कहीं डिटेल्स आती है तो आप इस पोर्टल के अंदर यहाँ पर डाल सकते हो। एंड मेनली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो इट वाज जॉइंटली लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि है मेनका गांधी जी, एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी रविशंकर प्रसाद इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो जैसे कि चाइल्ड देख सकते हैं, इसके अंदर चाइल्ड इंक्लूड है बच्चों के लिए, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा पोर्टल बनाया है, मतलब आईटी का काम है, तो आईटी के जो मिनिस्टर कौन है, रविशंकर प्रसाद जी है। ठीक है, तो आप इससे इस ट्रिक से यहाँ पर इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास कोकोस आइलैंड से रिलेटेड। तो कोको आइलैंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक यहाँ पर माना गया था। मैंने आपको प्लास्टिक के बारे में पहले भी कभी यहाँ पर आर्टिकल्स पढ़ा है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड का लगभग 50 से 60% जो प्लास्टिक होता है वो साउथ एशिया रीजन से हमारे यहाँ से निकलता है। इसके अलावा इंडिया भी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर प्लास्टिक है वो यहाँ पर निकालता है। इसके अलावा चाइना ने अपने यहाँ पर जो प्लास्टिक इम्पोर्ट है उसको यहाँ पर बैन कर दिया है, एंड इंडिया ने भी
जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको बैन करने का यहाँ पर टारगेट रखा है 2022 तक। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो उसी के बैकग्राउंड के अंदर जो कोकोस आइलैंड है तो उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। तो इसके अंदर अभी 238 मिलियन प्लास्टिक यहाँ पर पाया गया। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्लास्टिक यहाँ पर पाया गया है। देयर आर एस्टिमेटेड 414 मिलियन पीस ऑफ प्लास्टिक इंक्लूडिंग नियरली 1 मिलियन शूज़, मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख तो शूज़ उस आइलैंड के अंदर यहाँ पर मिले। इसके अलावा 3,70,000 टूथब्रश ऑन द बीच ऑफ आइलैंड। ठीक है, आप देख सकते हैं, अगर आपको कहीं ऐसे लिखना हो तो आप ये पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक टाइम पे जो मेरे दादाजी ने, मेरे परदादाजी ने जो ब्रश यूज़ किया था अपने दांत साफ करने के लिए, वो अभी भी कहीं ना कहीं अर्थ की सरफेस पर अभी भी पड़ा होगा, अभी तक भी वो डिग्रेड नहीं हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं कि शूज़ तो ओनली 1 मिलियन है, मतलब 10 लाख है, और टूथब्रश कितना ज़्यादा है, 3.5 लाख, लगभग 4 लाख टूथब्रश उस आइलैंड पर यहाँ पर पाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हम इसको, कोरल रीफ को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा ओशन का इकोसिस्टम है उसको कितना ज़्यादा यहाँ पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे यहाँ पर वीडियो देखे होंगे जहाँ पर जो टर्टल्स है उनको यहाँ पर रेस्क्यू किया जाता है, उनके गले से जो प्लास्टिक स्ट्रॉ फंस जाती है या फिर जो नेट वगैरह जो हम फेंकते हैं वो फंस जाती है, तो उनको निकालते हैं तो उनको कितनी ज़्यादा पीड़ा यहाँ पर होती है। ठीक है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं ताकि आपको पता लगे कि एक प्लास्टिक यूज़ करने से आप कितनी ज़्यादा जो लाइफ है उनको यहाँ पर डेंजर में डाल रहे हो, एंड साथ साथ अपनी खुद की लाइफ भी यहाँ पर डेंजर के अंदर डाल रहे हो, क्योंकि प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हानिकारक है। बॉडी के अंदर जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा इसके डिवास्टेटिंग इफेक्ट यहाँ पर देखे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कोकोस आइलैंड से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर कि ये कहाँ पर है, तो द टेरिटरी ऑफ कोकोस कीलिंग आइलैंड इज एन ऑस्ट्रेलियन एक्सटर्नल टेरिटरी इन द इंडियन ओशन रीजन। तो पहला पॉइंट तो यह आ जाता है कि किस रीजन के अंदर है, तो इंडियन ओशन रीजन के अंदर यहाँ पर ये पाया जाता है। एंड कंप्राइजिंग ए स्मॉल आर्कीपेलागो अप्रोक्सीमेटली मिडवे बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका। तो श्रीलंका आप देख सकते हैं कि जैसे इंडिया हमारा यहाँ पर है, ठीक है, देन यहाँ पर श्रीलंका हो जाता है, देन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में यहीं कहीं ये जो आइलैंड है ये यहाँ पर पाया जाता है। तो मिडवे बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका एंड क्लोजर टू इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि इंडिया का यहाँ पर मैप है, ये श्रीलंका है यहाँ पर। तो इसके अलावा जो साउथ ईस्ट एशियन जो नेशन है यहाँ पर, जो आसियान देश है, वो यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहीं पे ये जो आइलैंड है ये यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। एंड इन पॉइंट्स को आप ऐसे के अंदर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जो कि मेंस के लिए आपके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिटेबल रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास चागोस आइलैंड से रिलेटेड। तो चागोस आइलैंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़ में था क्योंकि इशू हो गया था किस किस के बीच में, यूनाइटेड किंगडम एंड मॉरिशस के बीच में। आपको पता होगा कि जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने एक टाइम पे वर्ल्ड के मोर देन 25% से ज़्यादा टेरिटरी पे यहाँ पर राज किया था, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो मॉरिशस हो, चाहे इंडिया हो। इंडिया के ऊपर भी 200 से ज़्यादा सालों तक ब्रिटिश ने यहाँ पर राज किया था। तो जब देशों को आज़ादी मिली तो ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा केसेज यहाँ पर ऐसे किए ताकि उनके बीच में यहाँ पर इश्यूज़ चलते रहे। आज भी आप देख सकते हैं कि जो नेपाल के साथ हमारा इशू चल रहा है वो भी ब्रिटिश की वजह से ही चल रहा है, चाहे चाइना के साथ जो हमारा इशू चल रहा है वो भी ब्रिटिश की वजह से चल रहा है। तो ऐसे यूके एंड मॉरिशस के बीच में भी यहाँ पर चागोस आइलैंड को लेके यहाँ पर इशू चल रहा है। तो चागोस आइलैंड ये कहाँ पर है, ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो द चागोस आइलैंड इज एन आर्कीपेलागो इन द इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन रीजन के अंदर है ये भी। द यूनाइटेड नेशन हैड गिवन द यूनाइटेड किंगडम 6 मंथ टू प्रोसेस द ट्रांसफर द चागोस आइलैंड टू मॉरिशस। तो यूनाइटेड किंगडम ने, मतलब यूनाइटेड किंगडम को ये ऑर्डर दिया यूनाइटेड नेशन ने कि आप 6 महीने के अंदर जो ये आपका आइलैंड है जिसको आप अपनी टेरिटरी मान रहे हो, तो ये आप मॉरिशस को यहाँ पर दे दीजिए। क्योंकि मॉरिशस को यहाँ पर 1968 के अंदर आज़ादी मिल गई थी जो यूके से, लेकिन उसके बाद भी वो टेरिटरी का इशू यहाँ पर चलता रहता है। तो उस टाइम पे मॉरिशस का पार्ट था, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद मॉरिशस को बाकी पार्ट तो उनका हो गया, लेकिन चागोस आइलैंड वाला पार्ट पे अभी भी यूके अपना यहाँ पर कब्जा जमाता है। तो यूनाइटेड नेशन ने इसके अंदर डिसीजन दिया है कि मॉरिशस का वो पहले से यहाँ पर पार्ट था, तो जब मॉरिशस यहाँ पर आज़ाद हो चुका है तो वो पार्ट भी मॉरिशस को यहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है किस किस के बीच में इशू था एंड इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो इंडियन ओशन रीजन के अंदर चागोस आइलैंड यहाँ पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास आर्टेमिस से रिलेटेड। तो आर्टेमिस आपको यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इट स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मून इंटरेक्शन विद द सन। तो ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो ये बेसिकली है क्या, ये नासा का प्रोग्राम है। तो नासा वांट्स टू सेंड द फर्स्ट वुमेन एंड द नेक्स्ट मैन टू द मून बाय द ईयर 2024। तो नासा का ये काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस प्रोग्राम है जिसके अंदर वो एक आदमी को एंड औरत को यहाँ पर 2024 तक यहाँ पर स्पेस के अंदर, मतलब मून के अंदर यहाँ पर भेजना चाहता है, विच इट प्लान्स ऑन ड्यूरिंग द आर्टेमिस लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। तो ये किसके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, तो ये जो मैंने नाम बताया आपको आर्टेमिस, तो ये लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, इसके द्वारा यहाँ पर ये किया जा रहा है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेजर व्हाट हैपन्स व्हेन द सन रेडिएशन हिट्स अवर रॉकी मून व्हेन देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोटेक्ट इट। तो इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि
आपने देखा होगा कि चंद्रमा के पास कोई अपनी जो एनर्जी है, कोई अपनी जो लाइट है वो यहाँ पर नहीं होती है। सूरज उसे जो रोशनी यहाँ पर मिलती है उसी को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। तो यही देखने के लिए ये मिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है कि अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वहाँ पर नहीं हो तो जो सन की रेडिएशन है वो मून को यहाँ पर कैसे हिट करेंगी एंड उसको यहाँ पर क्या क्या ऑब्जर्वेशन रहेंगी। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं कि मून को एक्सप्लोर करने के लिए ये मिशन है जिसका नाम है आर्मेटिस, नासा के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है। एंड मून से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जा चुके हैं पहले एंड आगे भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मून पर पहला कदम रखने वाला इंसान कौन था, तो आपको सबको पता होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। एंड किस मिशन के द्वारा वो वहाँ पर भेजे गए थे, तो अपोलो 11 मिशन के द्वारा वहाँ पर वो भेजे गए थे। एंड इसके अलावा मून को एक्सप्लोर करने के लिए किन किन देशों ने अपने यहाँ पर मिशन भेज रखे हैं, तो यूएस, ईयू, जापान, चाइना, इंडिया, इन सब ने अपने मिशन यहाँ पर भेजे थे। एंड आपने देखा होगा इंडिया ने भी जो अपना चंद्रयान है वो प्रोजेक्ट वहाँ पर लॉन्च किया था। देन जो हमारा ऑर्बिटर है वो तो हमारा काम कर रहा है, लेकिन जो हमारा लैंडर है और जो रोवर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो वहाँ पर टूट गया था। हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। एंड चाइना ने भी लास्ट ईयर, आपको पता होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। एक तो जो मून की साइड दिखती है हमें, जिस साइड पे मून विजिबल होता है, तो उस साइड पे हम अपने सारे मिशन भेजते हैं। लेकिन चाइना ने पहली बार क्या किया था कि जो साइड मून की हमें नहीं दिखती है, मतलब जो फार साइड है मून की, मतलब जो पीछे वाली साइड है मून की, उस पर अपना मिशन भेजा था। तो चाइना फर्स्ट कंट्री वहाँ पर बन गया था जिसने फार साइड ऑफ मून पर अपना मिशन भेजा था। एंड एक जो न्यूज़ और ये भी थी, मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है तो आगे हम डिस्कस करेंगे, कि चाइना अपने यहाँ पर आर्टिफिशियल मून भी यहाँ पर बना रहा है ताकि जो स्ट्रीट लाइट्स है उनकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़े और वो मून से ही जो अपनी सिटीज़ है उनको वहाँ पर रोशनी यहाँ पर दे सके। तो ये सारे पॉइंट्स को बैकग्राउंड में रखते हुए आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपके ये जो सारे पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास बिम्स्टेक से रिलेटेड। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है क्योंकि एक तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, तो सार्क के अंदर पाकिस्तान है। देन पाकिस्तान की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पर चलते रहते हैं। पाकिस्तान जो इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पर करता है इंडिया के अंदर, या फिर इंडिया के अंदर जो अटैक्स करवाता है, अपने आतंकवादियों को भेजता है, तो उन वजह से लेकर सार्क यहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। सार्क की मीटिंग भी यहाँ पर मोदी जी ने यहाँ पर कैंसिल कर दी थी। देन बचता है बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो सबसे पहले तो आपसे बिम्स्टेक की ही यहाँ पर फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी जा सकती है। एंड बिम्स्टेक यहाँ पर बिम्स्टेक नहीं था पहले, तो बिम्स्टेक के अंदर इनिशियली यहाँ पर 4 मेंबर थे ओनली। 4 मेंबर कौन कौन से थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो पहले ही ओनली 4 मेंबर थे। तो इसको यहाँ पर बिस्ट ईसी यहाँ पर बोला जाता है, जैसे आप देख सकते हैं बिस्ट ईसी यहाँ पर बोला जाता था। तो BIST से यहाँ पर 4 कंट्रीज हो गई और ईसी का यहाँ पर मतलब था इकोनॉमिक कोऑपरेशन। लेकिन दिसंबर 1997 के अंदर यहाँ पर म्यांमार ने इसको यहाँ पर ज्वाइन किया, तो इसको यहाँ पर बना दिया गया बिम्स्ट ईसी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर नेपाल एंड भूटान ने इसको ज्वाइन किया यहाँ पर 2004 के अंदर। देन इसको बढ़ा के बिम्स्टेक यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है। तो बिम्स्टेक बेसिकली है क्या, ए सब रीजनल ग्रुप इन्वॉल्विंग 7 कंट्रीज इन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन। तो 7 कंट्रीज मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो इन कंट्रीज़ का यहाँ पर ग्रुप है जो कि साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर यहाँ पर है। द बिम्स्टेक स्टेट्स आर दोस विच आर ऑन द शोर और आर एडजेसेंट टू द बे ऑफ बंगाल एंड डिपेंडेंट ऑन इट। तो ये जो बे ऑफ बंगाल है, मतलब जो बंगाल की खाड़ी है उसके आसपास के जितने देश हैं उन देशों का यहाँ पर ये समूह है। एंड काफ़ी ज़्यादा जो देश है, जितने भी देश का ये ग्रुप है, ये बे ऑफ बंगाल पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिपेंडेंट रहता है। तो ये कंट्रीज़ कौन कौन सी है, 7 आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, थाईलैंड, म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया से यहाँ पर हो जाती है। इसके अलावा श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल एंड इंडिया। तो ये कंट्री कहाँ से हो जाती है, साउथ एशिया से हो जाती है। तो 7 कंट्रीज़ का नाम आपको ध्यान रखना है। एंड आपको इसकी पूरी जो क्रोनोलॉजी है वो ध्यान रखनी है कि सबसे पहले बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड थे, उसके बाद म्यांमार आया, एंड लास्ट के अंदर सबसे ज़्यादा लास्ट के अंदर कौन आया, जो हमारे 2 नेबर है नेपाल एंड भूटान, उन्होंने सबसे लास्ट के अंदर इसको यहाँ पर ज्वाइन किया। दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म ऑन 6 जून। 6 जून को यहाँ पर फॉर्म की गई थी 1997 के अंदर। एंड किस डिक्लेरेशन के द्वारा यहाँ पर फाउंड की गई थी, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको यहाँ पर फाउंड किया गया था। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ढाका बांग्लादेश के अंदर है। एंड ये बहुत सारे फील्ड के अंदर यहाँ पर काम करती है, जैसे कि ट्रेड हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया, एनर्जी के फील्ड के अंदर, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी को बूस्ट करना, ट्रेड बढ़ाना। तो ये सब फील्ड के ऊपर यहाँ पर ये जो बिम्स्टेक है ये यहाँ पर काम करती है। तो आपको इसकी पूरी क्रोनोलॉजी यहाँ पर याद रखनी है। एंड इसके जो मेंबर है वो ध्यान रखना है, किस डिक्लेरेशन के द्वारा यहाँ पर ये बना था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एंड किस ईयर के अंदर ये यहाँ पर फॉर्म हुआ था, एंड किस रीजन की कौन सी कंट्रीज है, साउथ एशिया की कौन सी है एंड साउथ ईस्ट एशिया की कौन सी है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है।
नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास ओरछा से रिलेटेड। तो ओरछा क्या है यहाँ पर, द आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ ओरछा टाउन इन मध्य प्रदेश विच डेपिक्ट्स पेक्यूलर स्टाइल ऑफ द बुंडेला डायनेस्टी हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का यहाँ पर नाम सुना होगा। तो उसके अंदर अगर कोई साइट इंक्लूड होती है तो उससे पहले उसको यहाँ पर टेंटेटिव लिस्ट के अंदर यहाँ पर डाला जाता है, मतलब कंट्री की तरफ से यहाँ पर इसको भेजा जाता है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर इसको भेजता है। देन ये टेंटेटिव लिस्ट के अंदर यहाँ पर आ गया है। देन इसके बारे में और आगे प्रोसेसिंग की जाएगी। देन इसको जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसका यहाँ पर दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये ओरछा कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर सिचुएटेड है। एंड ये किस डायनेस्टी का यहाँ पर स्ट्रक्चर है, तो ये बुंडेला जो डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी उसका यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो है यहाँ पर। तो ओरछा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द बेटवा रिवर। तो ये कहाँ पर है, तो आपने सुना होगा केन बेटवा लिंक, तो उसके अंदर भी मध्य प्रदेश का आपको ध्यान रखना है। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर जो बेटवा रिवर है तो उसके बैंक्स पे यहाँ पर ही सिचुएटेड है। तो ओरछा वॉज बिल्ड बाय द किंग रुद्र प्रताप सिंह ऑफ बुंदेला डायनेस्टी इन द 16th सेंचुरी। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि किस सेंचुरी के अंदर इसको यहाँ पर बनाया गया था। तो 16th सेंचुरी के अंदर यहाँ पर इसको बनाया गया था। द एंशिएंट टाउन इज फेमस फॉर इज चतुर्भुज टेम्पल, ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स, राजा महल अमंग अदर्स। तो ये फेमस किस किस के लिए, जो चतुर्भुज टेम्पल है यहाँ पर उसके लिए फेमस है, ओरछा जो फोर्ट है उसके लिए फेमस है, इसके अलावा जो राजमहल है यहाँ पर उसके लिए भी यहाँ पर फेमस है। इसके अलावा काफ़ी जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनके लिए जो ओरछा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का वो यहाँ पर फेमस है, जिसको अभी टेंटेटिव लिस्ट के अंदर यहाँ पर डाला जा चुका है। एंड एक जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के अंदर और भी यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इंडिया के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं अजंता केव्स है, एलोरा है, ताजमहल है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, केलादेव जो नेशनल पार्क है, हम्पी के जो मॉन्यूमेंट्स है, इसके अलावा सुंदरबन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, इसके अलावा जयपुर का जंतर मंतर है। तो ऐसी लगभग 38 साइट्स है इंडिया की जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर यहाँ पर डाला गया है। एंड एक मिक्स्ड है साइड भी है इंडिया की, तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मिक्स्ड साइड कौन सी है। तो जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है सिक्किम का, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल के अंदर लेसन्स के अंदर बताया था, तो वो यहाँ पर इंडिया की फर्स्ट मिक्स साइट है यहाँ पर जो यूनेस्को के अंदर है। एंड मिक्स साइट बेसिकली होती क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था नेचुरल, मतलब नेचुरल इंपॉर्टेंस भी रहती है उसकी। इसके अलावा जो कल्चरल इंपॉर्टेंस है वो भी यहाँ पर जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है उसकी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ आवर लेसन। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको लेसन अच्छे नहीं लगे तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझे बताइए कि इसके अंदर आपको क्या बेकार लगा, ताकि आने वाले लेसन्स के अंदर हम उसको यहाँ पर इंप्रूव कर सकें। अगर आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो पढ़ना चाहता है लेकिन वो बड़ी बड़ी कोचिंग की फ़ीस नहीं दे सकता है यहाँ पर, इसके अलावा सिटीज़ के अंदर जाके नहीं पढ़ सकता है, तो आप उसको यहाँ पर चैनल रेफ़र कीजिए ताकि आप उसके लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ला सकें। एंड आपके माध्यम से मैं भी उस बच्चे की लाइफ के अंदर अपना जो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर दे सकूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको लेसन ऐसे ही अच्छे यहाँ पर मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।